मेरे मरने के बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मैं कुछ देर का मेहमान हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा घना जंगल था, पहाड़ों और पेड़ों से घिरा हुआ। उस जंगल के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान थी, जहाँ केवल हवा और पक्षियों की ही पहुंच थी। वहीं सबसे ऊपर बना था एक घोंसला, मजबूत, सुरक्षित और दूर दूर से दिखने वाला। उस घोंसले में रहती थी 7 चीलें, 7 बहनें और उनका एक प्यारा सा सगा भाई चीलू। ये 8 बच्चे बहुत छोटे थे जब उनके माँ बाप एक शिकारी के जाल में फंसकर मर गए थे। मरते वक्त माँ ने चीलू से वादा लिया था, तू अपनी बहनों का ध्यान रखेगा बेटा, कभी उन्हें अकेला मत छोड़ना। चीलू ने उस वादे को अपने दिल पर लिख लिया। तब चीलू सबसे बड़ा था, लेकिन समय के साथ उसने उड़ना सीखा, शिकार करना सीखा और सबसे जरूरी जिम्मेदारी उठाना सीखा। हर दिन सुबह होते ही वह उड़ान भरता, दूर दूर तक शिकार करता और जो कुछ भी मिलता बहनों में बांट देता। कभी खुद भूखा रह जाता, लेकिन बहनों के मुंह से भूख की आवाज नहीं निकलने देता। बहनें भी उससे बहुत प्यार करती थी। उनके लिए चीलू सिर्फ भाई नहीं था, माँ बाप दोनों था। भैया, कुछ खाया आपने? हाँ, मैं वो जंगल में एक छोटी मछली खा आया हूँ। तुम लोग खाओ आराम से। सच तो ये था कि उसने कुछ नहीं खाया था। वो खुद भूखा रह जाता, लेकिन बहनों के सामने कभी नहीं जताता। जैसे जैसे समय गुजरता गया, मौसम बदलने लगा, गर्मियों की आहट आने लगी, पूरे जंगल में पानी की कमी होने लगी और सूखा पड़ने लगा। एक दिन चील शिकार ढूंढ रहा था। उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है, जो एक पेड़ की छाया में बैठा था। अगर ये हिरन मेरा शिकार बन जाए तो मैं और मेरी बहनें कई दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन मैं अकेले इसका शिकार नहीं कर सकता। वैसे दिखने में ये हिरन बहुत भूखा है और ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। चीलू अब दिन भर उड़ता, लेकिन कई बार खाली पंजों के साथ लौटता। मुझे अपनी बहनों को जिंदा रखना होगा। मैं काफी दिनों से शिकार नहीं ढूंढ पा रहा। मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ दिनों में शिकार मिल पाएगा। मुझे खुद ही बलि देनी होगी। मैं अपनी बहनों के लिए जान दे दूंगा। मुझे उनका शिकार बनना होगा। वह अपनी भूख मिटाकर जीवित रहेंगी। थककर कांपते पंखों के साथ जब वो घोंसले में लौटता, तो बहनों की मासूम आंखें उसकी ओर देखती। बहनों, मुझे माफ करना, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम सब जिंदा रहो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं खुद को तुम्हारे लिए समर्पित करता हूँ। सब बहनें चौंक गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इसलिए मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। जो भी शिकार करता तुम्हारे लिए ले आता। कई दिन से मैं भूखा हूँ। अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरे मरने के बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मैं कुछ देर का मेहमान हूँ। इतना कहकर चीलू अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब बड़ी बहन चीलू को अपने पंख से हिलाती है, तो वो एक साइड पर गिर जाता है। वह मर चुका था। यह देख सब बहनें जोर जोर से रोने लगती हैं। भाई, तो तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तुम हमारे माता पिता की जगह थे। भाई, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारा शिकार करेंगी? हम भूखी मर जाएंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगी।
कुछ ही देर में आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बादलों के गरजने की आवाजें आने लगती हैं और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। जब सातों बहनें अपने भाई को दफनाने के लिए नीचे लेकर आती हैं, तो वहां उनकी नजर एक हिरन पर पड़ती है जो भूख की वजह से मर गया था। भाई को दफनाने के बाद भूख पर काबू पाना उनके बस में नहीं था। वो ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वह हिरन पर टूट पड़ती हैं। चीलू की बलिदान के बाद बहनें जिंदा रही, लेकिन उनके दिल मर चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने उड़ना शुरू किया, शिकार करना सीखा और एक दिन जंगल की सबसे ताकतवर चील बन गई। भाई बहन का रिश्ता केवल जन्म से नहीं, बलिदान से अमर होता है। सच्चा प्यार सिर्फ जिंदा रखने के लिए नहीं होता, वो मर कर भी जिंदा रहता है। लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, वरना तुम लोग मुझे भावुक करके खुद को आज़ाद करवा लोगे। कालू और राजू की दोस्ती के किस्से आम थे। वो दोनों एक साथ भोजन लेने जाते, एक साथ खाते पीते और एक साथ सो जाते थे। एक दिन नाम कालू आम के पेड़ से आम उतारकर पेड़ के नीचे छांव में बैठा। सांस ले रहा था कि एक शेर उस पर घात लगाए हमला करने वाला था। अचानक राजू की नज़र शेर पर पड़ती है। राजू अपना उतारा हुआ आम शेर के सर पर दे मारता है। कालू यार, तेरे पीछे शेर है, जल्दी से पेड़ पर आ जा। शेर का नाम सुनते ही कालू अपने तोड़े हुए आम वहीं छोड़ता है और एकदम से पेड़ पर बैठता है। अरे राजू यार, अगर तू समय पर आवाज ना देता तो अभी मैं शेर का शिकार बन चुका होता। तूने भी पकड़कर अभी गिरना था, अच्छा भला हाथ आया, शिकार निकल गया। चलो कोई नहीं, आज पके हुए आम खाकर गुजारा करता हूँ। इसी तरह कई बार कालू और राजू बे एक दूसरे की जान बचा चुके थे, कभी किसी शिकारी के जाल से तो कभी किसी शिकारी की बंदूक से। शादी हो चुकी थी, दोनों अलग अलग घर में रह रहे थे, लेकिन अब भी दोनों की दोस्ती में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया था। राजू की पत्नी रानी दिल की बहुत अच्छी थी, जबकि बाय कालू की पत्नी गोरिया बहुत करोड़ थी। दोनों के यहाँ अंडों से बच्चे होने वाले थे। रानी का अंडा गोरी के अंडे से कुछ दिन पहले का था, इसलिए उस अंडे से बच्चा निकलने वाला था। कालू, किन सोचों में गुम हो? क्या आने वाले बच्चे के लिए खिलौने लाने का सोच रहे हो? गोरी, तुम अच्छे से जानती हो कि राजू के यहाँ अंडे से बच्चा होने वाला है, उसी के लिए कोई गिफ्ट लाने का सोच रहा हूँ। तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र नहीं, तुम्हें तो हर वक्त राजू की ही पड़ी रहती है। मैं सोने का मुकुट लाने का सोच रहा हूँ। कालू, होश के नाखून लो, कोई सस्ती चीज खरीद लो। क्या जिंदगी भर की जमा पूंजी सोने के मुकुट पर लगा दोगे? ध्यान से रहना, मैं अभी बाजार जा रहा हूँ। कालू ने हमारे आने वाले बच्चे के लिए कोई ना कोई गिफ्ट खरीद लिया होगा। क्या आपने भी कुछ सोचा है? हाँ रानी, क्यों नहीं। मैंने अपने मित्र के लिए एक बहुत सुंदर सा घर बना रखा है। कालू बाजार जाता है और वहाँ से बहुत महंगे दामों में एक सोने का मुकुट खरीद लेता है। कालू भाई, इतना महंगा तोहफा लाने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा सस्ता भी ले आते, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अरे रानी बहन, हमारी दोस्ती के आगे इसकी कोई कीमत नहीं है। इस खुशी के मौके पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वो गिफ्ट दिखाऊं जो मैंने अपने होने वाले भतीजे के लिए बनवाया है। अरे यार, तुझे कैसे पता कि भतीजा होगा? भतीजी भी तो हो सकती है। अरे कालू यार, मेरा दिल कह रहा है कि भतीजा ही होगा। मैं और रानी कुछ देर में आते हैं। रानी कह रही थी कि मैं सुबह से अंडे पर बैठी बैठी थक गई हूँ, थोड़ी देर के लिए घूम आती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। राजू और रानी जा रहे थे कि रास्ते में उनकी नज़र कुछ गेहूं के सिट्टों पर पड़ती है। हम ये गेहूं साथ ले जाते हैं, कुछ ही समय में हमारे यहाँ बच्चा होने वाला है, फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मेहमान आ जाएंगे, तब यह गेहूं काम आएगा। हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो, चलो साथ ले जाते हैं। जैसे ही राजू और रानी गेहूं के सिट्टे लेने के लिए जमीन पर आते हैं, वे जाल में फंस जाते हैं। दोनों खुद को जाल में फंसा देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे रानी, ये क्या हो गया? किस्मत ने हमें हमारे बच्चे से जुदा कर दिया। हम कभी भी अपने बच्चे से नहीं मिल पाएंगे। किसी जालिम शिकारी ने हमारे लिए जाल बिछा रखा था। ऊपर वाले, हमारी मदद कर, हमें किसी तरह इस जाल से निकाल दे और हमारे बच्चे से मिला दे। राजू और रानी जोर जोर से रो रहे होते हैं।
दूसरी तरफ रानी के अंडे से एक बहुत ही खूबसूरत बेटा पैदा होता है। कालू अपने भतीजे को सोने का ताज पहना देता है। बच्चा कालू को देखते ही पापा पापा कहने लगता है। उधर जालिम शिकारी राजू और रानी को एक पिंजरे में बंद करके ले जाता है। कालू यार, राजू कहाँ है? और माशाअल्लाह, राजू का कितना खूबसूरत बेटा है। अरे अनवर भाई, कुछ देर पहले राजू और रानी काम से कहीं गए थे, अभी तक वापस नहीं लौटे। तुम यहाँ कुछ देर बच्चे का ध्यान रखो, मैं अभी उन्हें देखकर आता हूँ। हाँ ठीक है कालू भाई, तुम बेफिक्र होके जाओ। कालू रज्जू और रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पता नहीं कालू ने इतनी देर क्यों कर दी, जैसे उसे मेरी और मेरे बच्चे की जरा भी फिक्र नहीं है। कालू रानी और रज्जू को ढूंढते ढूंढते थक जाता है, लेकिन वे उसे कहीं नजर नहीं आते। अचानक कालू के कानों में एक व्यक्ति की आवाज आती है। तुम मुझे अच्छी नस्ल के पक्षी लगते हो, तुम्हें बाजार में बेचकर मुझे अच्छा मुनाफा हो जाएगा। कालू तुरंत पेड़ के नीचे जाता है और उसकी नज़र रज्जू और रानी पर पड़ती है, जो एक पिंजरे में बंद थे और उनके पास एक शिकारी बैठा था। कालू पिंजरे के ऊपर जाकर बैठता है और पिंजरा उड़ाने की कोशिश करता है। तू एक छोटा सा कौवा है, तू इतना भारी पिंजरा लेकर नहीं उड़ सकता। अगर तुझे इनकी इतनी ही फिक्र है तो तू खुद पिंजरे में आ जा, मैं इन्हें आज़ाद कर देता हूँ। ठीक है, तुम मुझे पकड़ लो और इन्हें आज़ाद कर दो। इनके यहाँ एक नन्हा सा बच्चा है, इन्हें जाने दो, इनकी बद्दुआ मत लो। अरे पागल समझ रखा है क्या? तुझे तो बाजार में कोई खरीदेगा भी नहीं, जबकि इनसे अच्छे दाम मिल जाएंगे। कालू भाई, तुम कुछ भी कर लो, ये शिकारी हमें नहीं छोड़ेगा। तुम ऐसा करो, वापस चले जाओ और हमारे बच्चे की देखभाल करो, उसे हमारी कमी महसूस ना होने देना। हमारी किस्मत में यही लिखा था। कालू भाई, गोरी बहन से कहना कि वो मेरे बेटे को ढेर सारा प्यार दे, उसे ममता की कोई कमी महसूस ना होने दे। लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, वरना तुम लोग मुझे भावुक करके खुद को आजाद करवा लोगे। कालू शिकारी के पीछे बहुत दूर तक उड़ता है। उसे बहुत बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिकारी उसकी एक भी नहीं सुनता। थक हार कर कालू रज्जू के बेटे को अपने साथ लेकर अपने घर वापस लौट आता है। अरे कालू, तुम कहाँ चले गए थे? और ये क्या हाल बना रखा है अपना? इतने परेशान क्यों हो? और ये कौन है? फिर कालू गोरी को सारी घटना सुनाता है। हाय राम, इंसान कितने जालिम होते हैं, अपने बच्चों को तो हाथ तक नहीं लगाने देते और हमारे बच्चों को हमसे जुदा कर देते हैं। कई दिनों तक कालू अपने दोस्त की जुदाई में एक जगह बैठा रहता है। उसे अपने बेटे की खुशी भी महसूस नहीं होती। गोरी सारे घर का काम खुद करती है, यहाँ तक कि बाहर से खाना भी खुद ही लाती है। कालू, ये कब तक चलेगा? जो चले गए वो अब वापस नहीं आएंगे। धीरे धीरे कालू की हालत सुधरने लगती है। वो फिर से बाहर पक्षियों से मिलने जाता है। कालू अपने बेटे का नाम गोलू और रज्जू के बेटे का नाम रज्जू ही रख देता है। रज्जू बेटा, तुम बाहर खेलने मत जाया करो, मेरे पास रहो और अपने भाई गोलू के साथ यहीं खेलो। जब देखो तब रज्जू से ही प्यार करता रहता है, अपने बेटे गोलू से तो जरा भी नहीं। मुझे ही रज्जू की तबीयत ठीक करनी पड़ेगी। आज मैं उसे अपने साथ जंगल ले जाती हूँ। गोरी, रज्जू का अच्छे से ध्यान रखना और हाँ, उसे कहीं जाने मत देना। गोरी खुद एक पेड़ के नीचे आराम से सो जाती है और रज्जू को काम पर लगा देती है। रज्जू बहुत छोटा होता है, फिर भी जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके एक जगह जमा करता है। रज्जू, ये मख्तल बहुत महंगा है, मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख दूं। अगर जंगल में गिर गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है मामा, आप रख लो। कालू उस वक्त काम पर गया होता है और गोरी रोज रज्जू से भारी काम करवाकर घर लाती है। कई दिन ऐसे ही बीतते हैं। गोरी, रज्जू पहले से ज्यादा कमजोर हो गया है, तुम उससे कोई काम धाम तो नहीं करवाती हो ना? अरे नहीं नहीं कालू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला इतने छोटे बच्चे से कोई काम करवाता है क्या? कालू को शक हो जाता है। एक दिन वो गोरी का पीछा करता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि गोरी रज्जू से सारे दिन मुश्किल काम करवाती है। गोरी के घर लौटने पर, बस आज के बाद रज्जू घर पर ही रहेगा, वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। मैं भी अगर अपनी बेइज्जती का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी गोरी नहीं। अब मैं राजू को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। अगले दिन गोरी अपने भाई के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है।
भाई, अगर मैंने राजू को ठिकाने ना लगाया तो कालू मेरे बेटे की आधी प्रॉपर्टी भी राजू के नाम कर देगा और उसकी शादी पर ढेर सारा खर्चा भी करेगा। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही राजू को शेर की गुफा में छोड़ आऊंगा। वो शेर का शिकार बन जाएगा। अगले दिन गोरी का भाई मिलने आता है और कहता है, राजू बेटा, तुम्हारे पापा कालू तुम्हें खेत में बुला रहे हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। पापा ने मुझे घर से निकलने से मना किया है। राजू बेटा, आपके पापा ने ही बुलाया है। सुना है पक्षी आजाद करने से मुसीबतें परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मेरी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। वहाँ शिकारी मंडी में पक्षी बेचने आ जाता है। अरे अकरम भाई, आप कैसे हो? आज काफी दिन बाद बाजार आए हो। मैंने सोचा कि जो 2 पक्षी घर में पड़े हैं उन्हें बेच आता हूँ ताकि घर का राशन चल सके। इसी तरह झूठ मूठ बोलकर गौरी राजू को अपने भाई के साथ भेज देती है। मेरे पापा तो इन पहाड़ों में काम नहीं करते, वो तो खेत में काम करते हैं। राजू को एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। राजू उठकर एक पहाड़ी के पीछे छिप जाता है। लगता है मेरे आसपास कोई पक्षी है, मुझे उसे ढूंढना होगा। कहीं मैं राजू को ढूंढते ढूंढते शेर का शिकार न बन जाऊं। एक अमीर आदमी शिकारी के पास जाता है और उससे राजू और रानी को खरीद लेता है। वो उन्हें जंगल की ओर ले जाता है और वहां जाकर आजाद कर देता है। ए इंसान, तुमने हमें आजाद करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारी दुआ है कि ऊपर वाला तुम्हें जीवन में सिर्फ खुशियां ही दे। राजू पहाड़ी के पीछे से होते हुए घर की ओर निकल पड़ता है। रात बहुत हो चुकी थी, वो डरा हुआ था। अब राजू और रानी खुशी खुशी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, क्या वो मुझे पहचान पाएगा? मुझे पूरा यकीन है मेरे दोस्त ने राजू की अच्छी देखभाल की होगी। कालू गोरी को पहले ही डांट रहा था। राजू कहाँ है? बताओ गोरी, उसे जंगल में क्यों छोड़ दिया? रात भर सफर करने के बाद अगली सुबह सुबह राजू और रानी कालू के पास पहुंच जाते हैं। तभी राजू वहां पहुंचता है। दोनों पुराने दोस्त गले मिलते हैं। कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम एक दिन जरूर लौट कर आओगे। हम शायद कभी लौट ही नहीं पाते अगर एक रहमदिल इंसान हमें उस शिकारी से खरीद कर आजाद ना करता। जब राजू घर आता है तो रानी और राजू उसे देखते ही गले से लगा लेते हैं। रानी भावुक होकर कहती है, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। बेटा राजू, यही तुम्हारे असली माता पिता हैं। राजू सब कुछ समझ जाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि आज उसे उसके असली माँ बाप मिल गए थे। उधर गोरी बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि कहीं राजू सबको उसका सच न बता दे, लेकिन राजू ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उसके दिल में अपने बड़े पापा कालू के लिए बहुत सम्मान और प्यार था। इस कहानी से हमें 2 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए। कालू ने राजू की गैर मौजूदगी में उसके बेटे को अपना बेटा बनाकर दोस्ती का सच्चा फर्ज निभाया। और दूसरी, हमें पक्षियों या किसी भी जानवर का शिकार नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका भी एक परिवार होता है, जज्बात होते हैं और उनकी आज़ादी भी उतनी ही कीमती होती है जितनी हमारी।